हमारा मैट अगस्त है, इसको हमको बहुत अच्छी तरह से कराना है। जो हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, उसके पीछे माइंड लगाते हैं, तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने प्लानिंग कर ली, सारा कुछ हमने मतलब रिसोर्सेज जुटा दिए, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप इसको अब आज अनुज ने डाल भी दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक दो मैं कुछ क्लासेस में अभी गया, अभी बच्चों को कम से कम एसओएससी के बच्चों को नहीं बताया, तो कल फर्स्ट हाफ में जिनके भी पीरियड है वो बच्चों को बता दें कि क्या हम करने जा रहे हैं। भले एसओएससी का 29 को होगा, 28 को हमारा केवल आरपीवी का है। शेड्यूल आपके पास आ गया और शेड्यूल ये हमारे पास है, इसको हम फिर से आपको दे देंगे। तो इसमें द मेन थिंग इज दैट कि दिस इज कंप्लीटली गोइंग इन ग्रुप डिस्कशन मोड एंड एज वी डिस्कस इन द मॉर्निंग कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट टर्म का पूरा नहीं हुआ तो जितना उसका 24 अगस्त तक क्लियर हुआ है उतना करें। टॉपिक थोड़ा सा ऐसे रखें, इंटरडिसिप्लिनरी रखें, थोड़ा सा उसमें बच्चे को कुछ यानी मटेरियल मिले, कुछ काम करने को मिले। उसमें जो हमने ये जो पैरामीटर्स बनाए, स्केल बनाए हैं, वो बनाए हैं आपका कंटेंट और जो रेलिवेंसी है नॉलेज का, उसमें 5 मार्क्स होंगे, कम्युनिकेशन स्किल के 4 होंगे, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल एबिलिटी के 3 होंगे, टाइम मैनेजमेंट के 3 होंगे, और बॉडी लैंग्वेज है उसकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके 3 होंगे, और लिसनिंग स्किल की। यानी अगर बच्चा सपोज वो कहीं इधर उधर देख रहा है, अटेंटिव ही नहीं है, एक आदमी मैं बोल रहा हूँ और शर्मा जी अटेंटिव नहीं है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं लिसनिंग नहीं हो रही। तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो ग्रुप डिस्कशन में क्योंकि सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो कि एमएनसी कराते हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, वहाँ पे उनको रियल पर्सनालिटी देखने को मिलती है कि किस तरीके से बच्चा कर रहा है। वो ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि आपको मल्टीपल स्किल एक साथ टेस्ट करो, और हम 2 लोगों को रखेंगे, एक तो हमारे सब्जेक्ट टीचर रहेंगे, एक उनके साथ हमारे एसोसिएट रहेंगे, दोनों का अलग अलग असेसमेंट होगा, अलग अलग असेसमेंट शीट होगी, और फिर हमारे शर्मा जी के पास आ जाएगा, वो कंपाइल करके वो मार्क्स दे देंगे। तो अगर आज आप नहीं कर पाए हैं, एसओएससी में नहीं हुआ है, तो कल आप एसओएससी को बता दो कि हमारा इस तरीके का है। एसओएससी का हम 29 को करेंगे, लगभग हमारा कल यानी 28 को हमारा फिनिश हो जाएगा आरपीवी का, और फिजिकल एजुकेशन रहता है वो हम एक दिन बाद करा देंगे। उसको फिजिकल एजुकेशन को नेक्स्ट डे हम करा देंगे, 30th को करा देंगे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन वो भी होगा। तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई लोगों को जैसे मैथ वाले आए थे कि हमारा सिलेबस थोड़ा रह रहा है, इनको हम सिलेबस दे देंगे। कहाँ गया प्रविंदर? इनको आप एक्स्ट्रा पीरियड दे देना उसके बाद। जैसे माना किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या कोई अरेंजमेंट में है, माना फॉर एग्जांपल ओम प्रकाश है, तो ओम प्रकाश को उन्हीं की क्लास में दो अगर अरेंजमेंट, सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज सिलेबस। दूसरी बात, सिलेबस कंप्लीट करना हमारी एक आर्ट है कि हम उसको देखें कि मेरी स्पीड क्या चल रही है। फिर अगर आपको कहीं लगता है कि आप थोड़ा छुट्टी उसमें नहीं कम कर लो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ तो ऑलरेडी वैसे ही आ रहे हैं, तो हमको उनको भी देखना है। तो थोड़ा सा सिलेबस भी हम अपने हिसाब से देखें कि हमारा कंप्लीट हो रहा है टाइम में, और अगर नहीं हो रहा है तो लेट अस टेक एक्स्ट्रा पीरियड, हम दूसरे का पीरियड लें। इन 3 दिनों में हम मॉर्निंग असेंबली भी वाइंड अप कर देंगे। मॉर्निंग असेंबली का भी आप टाइम ले लो 20 मिनट अगर आपको ऐसा लग रहा है। और अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो 31st को होगी, वो हम पोस्टर मेकिंग करवा रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। 31st को होगा, तो हम 2-3 दिन की ये असेंबली टाइम भी ले सकते हैं। द मेन थिंग इज दैट कि आपको इन पैरामीटर्स को बच्चों को बताना। अगर बच्चे को ये मालूम ही नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा। तो टेक्निकल चीज़ें जैसे हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ही बच्चे ने हम 5 के मल्टीपल में हम ग्रुप बना रहे हैं, यानी 5-5-5। अगर लास्ट में 6 रहते हैं या 2 अगर 2 और रहते हैं तो आप लास्ट के 2 6-6 के ग्रुप कर लो। दे विल सिट इन सर्कुलर मैनर। हम चेयर भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की चेयर हम ले सकते हैं, हमारे पास है। हम जैसे ड्यूअल डेस्क है ना, ड्यूअल डेस्क की जरूरत नहीं है, वो लगाने में ऑड होते हैं। लेट अस टेक प्लास्टिक चेयर और हम उनको रखें बीच में और उनको दें। जो मोड ऑफ टॉपिक उनको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपके पास अगर स्मार्ट बोर्ड है आप स्मार्ट बोर्ड पे भी डाल सकते हो। अगर आपके पास यानी स्लिप में है तो आप बोर्ड में उनको उनकी टेबल में रखो कि दिस इज योर टॉपिक, दे विल स्टार्ट। डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है कि हम उनको बोले ये आपका टॉपिक है, नहीं। अगर हम स्मार्ट बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहे हैं, टॉपिक इज रिफ्लेक्टिंग देयर एंड द टाइम स्टार्ट्स, टाइमर भी लगा दो वहाँ पे। उसके बाद यह है कि देन साइलेंट ऑब्जर्वर हमको ऑब्जर्विंग करनी है टीचर को और जो हमारा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, और मार्क्स बिल्कुल यानी क्रिटिकली इसी पे देने। अगर हमको लग रहा है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो बिल्कुल हम उसको डाउन मार्क करना है। अगर हमको ये लग रहा है कि उसने पूरे हाईजैक कर लिया पूरे सेशन को, तो हमको डाउन मार्क करना है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि बड़ा तेज है, वो पूरा 3-4 मिनट उसी ने ले लिया, तो उसकी वो एक नेगेटिव स्किल है, उसकी लिसनिंग स्किल डाउन हो रही है। उसकी स्पीकिंग स्किल तो है लेकिन लिसनिंग डाउन हो रही है। उसने जो टीम को है, टीम के कोलैबोरेशन को उसने फॉलो नहीं किया।
और जो लीडरशिप रोल में आ रहा है वो ठीक है। बच्चों को बताइए कि अगर आपको किसी को रोकना है तो कैसे उसको इंटरप्ट करना है। जहां उसने कुछ बोला वहीं उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, और वो शुरू कर देगा। तो ग्रुप डिस्कशन की जो टेक्निक है आप थोड़ा सा अपने आप भी देखिए, आप जानते भी होंगे, और बच्चों को ये बताइए। इसका पर्पज़ ये है कि हम बच्चों को थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप करें, और साथ में जो हमारे टॉपिक जो फर्स्ट टर्म के हैं उन टॉपिक के ऊपर भी उनका काफ़ी अच्छा इको आएगा। और थोड़ा सा टॉपिक ऐसे बनाएंगे जो कि वाइड आए से थोड़ा रिलेट कर रहे हैं। जैसा मैथमेटिक्स में हम एकदम बिल्कुल थ्योरेटिकल और एकदम बिल्कुल यानी फॉर्मूला बेस्ड न करें, थोड़ा सा उसको रियल लाइफ से एसोसिएट करें। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो उनको जो मटेरियल है वो थोड़ा उनको बाहर जाने का मौका मिले। बाकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में और इंग्लिश में इसमें तो बिल्कुल आता है, इसमें तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन साइंस के सब्जेक्ट में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी स्पेस डे आने वाला है, कल ही तो है, कल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो साइंस वाले उस पर भी जा सकते हैं अगर उनके वो एरिया को टच कर रहे हैं। तो हम इसको टॉपिक आपके पास आ गए, टॉपिक आज कल आप टॉपिक दे दो, हम ये लोग टॉपिक को बोल्डली निकाल देंगे, यानी बोल्ड में 18 या 20 फॉन्ट में निकाल देंगे, और वो जो हमारा टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगा वो रैंडम होगा। वो ऐसा नहीं कि हमने उनको दे दिया कोई भी, रैंडम बॉक्स से निकाल के ये आपका टॉपिक है, सो दैट द टीम जो ग्रुप है वो ये भी नहीं फील करे कि मुझे जानबूझ के टॉपिक दिए। रैंडमली जो होगा एक्शनल वो उनको टॉपिक देगा। और मैंने कहा कि अगर आप स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, और अगर आपने पहले उसमें डाल दिया तो ओके, क्लिक करके ये आपका टॉपिक आ गया। सर टॉपिक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ, कोई टॉपिक बिल्कुल माना है तो क्वेश्चन की फॉर्म में भी वो हो सकता है। क्वेश्चन सीधा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब वही जैसे आप कह रहे हैं कि वो रिलेटेड टू डेली लाइफ से जुड़ जाए। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ही डेली लाइफ बिल्कुल क्वेश्चन जुड़ सकता है, क्वेश्चन फॉर्म में टॉपिक। लेकिन आज इंग्लिश वाले मेरे पास आए थे, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे रखेंगे कि बच्चे को समझ में आ जाए, हाँ। बच्चा उसको मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज में सारे बच्चे उसको समझ जाए। आप इस तरीके से उसको रखना। दूसरी बात, बाइलिंगुअल हम रखेंगे। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है वो इंग्लिश में करे, जो हिंदी में करना चाहता है वो हिंदी में। हमारा इसमें ये नहीं है कि ही विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश वाले सब्जेक्ट हैं जहाँ इंग्लिश और हिंदी है वहाँ तो उसको उसी लैंग्वेज में रहना पड़ेगा। लेकिन अदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं ही और सी कैन गो बाइलिंगुअल। उसमें बच्चों को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करवाइए, कल का भी आपके पास टाइम है, और बच्चों को बताइए कि ये एक्सरसाइज अच्छी है। देखो हमारे जो ये इंटेंशन हमारा ये है कि हम डिफरेंट तरीके का एक्सपोजर बच्चों को दें। पिछला वाला हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड ओपन बुक किया था, उसका अलग ही एक्सपीरियंस था। इस बार हम ये कर रहे हैं, अगली बार हम ये कर रहे हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें हम कर रहे हैं, यू माइंड इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे पार्ट हैं। आज नहीं तो 4 साल बाद आपको ये करने करने। तो हम ये जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, और जब आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे तो आप सीबीएसई को भी दिखा सकते हो कि हमारा इंटरनल असेसमेंट ये है, हमने इस बेस पे बच्चों को मार्क्स दिए हैं। बाकी बच्चे ने थ्योरी में क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन द चाइल्ड हैज़ डन दिस थिंग। तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उन पर भी असर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसको ब्यूटीफुली कीजिए। और सोशल साइंस वाले जो है वो तो बल्कि उनके पास तो इतना अच्छा मौका है कि वो अपने टॉपिक में से कुछ निकाल के ऐसी चीज़ों में डिस्कशन करा। हाँ, कंट्रोवर्शियल मत रखना कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि बच्चे ने कुछ भी बोलना शुरू कर दे। और बच्चों को भी ये बोलना है कि दे विल नॉट स्पीक इन दैट वे, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, डॉक्यूमेंट भी करेंगे कि बच्चा इस तरीके से न करे कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करे, कोई रिलीजन है, कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं करे। तो इस तरीके की भी करना है। लेकिन मुझे लगता है इसमें हमको बहुत वो होगा, फायदा होगा, बच्चों को होगा। लेकिन एक चीज़ जरूर कम्युनिकेट करते हैं कि एवरी चाइल्ड शुड टेक पार्ट इन दैट, यानी उसको उसमें जंप इन करना ही करना है, बोलना ही बोलना है। अगर उसने बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहा, तो समझ लो कि उसका स्कोर 0 ही रहेगा। ये बच्चों को कम्युनिकेट करना। आज कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी कराई, हो रही थी, प्रैक्टिकली करवाई है प्रैक्टिस। तो ये लेकिन एसओएससी में भी ये कराना है। एसओएससी को भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। उनका हम पहला हाफ जो है वो हमारे पास होता है, तो उसमें हम ये प्रैक्टिस कराएंगे। और बाद में जैसे ये थर्ड का हमारे पास असेसमेंट आ जाएगा, फिर हम एक इनका एनालिसिस लगा देंगे। 3 जो हमारे मैट हैं, तीनों मैट का यहाँ पे एनालिसिस आ जाएगा, कितने बच्चे किस कैटेगरी में। तो हमारे विजिटर्स को और हम जो ऑफिसर्स हमारे आते हैं तो उनको भी हम दिखा सकते हैं कि हमारा है। लेकिन इसका जो स्केल है वो ये, इसका स्केल इसमें आपको जरूर, ये हम आपको एक वो दे देंगे, असेसमेंट शीट दे देंगे। असेसमेंट शीट ही आप करेंगे। अच्छा, असेसमेंट इंडिविजुअल होगा, बच्चे वाइज होगा। जैसा आपने देख लिया कि ये बच्चा, लेकिन वहाँ पे ये है कि ऑब्जर्वर को ना ये देखना पड़ेगा ये बच्चा कौन है, इसका नाम कौन है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पता करना। अगर आपको ये लगता है कि कंफ्यूजन है, फिर आप उनको चेस्ट नंबर दे सकते हो। अगर आपको जैसे कुछ टीचर ऐसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तो मालूम है, बाकी वो तो अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को बता देगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और ग्रुप ऑफ 5 है। बाकी इसमें अगर किसी को कोई ओपिनियन देना है, कोई सलाह देना चाहता है कि इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो ओपन। सर इसको आज जो ये
पैरामीटर्स हैं उनको आज ही ग्रुप पे डाल दिया। ये बढ़ गया। अच्छा, हाँ, ये डाल दिया अनुज ने सर पहले। इसमें जो नॉलेज कंटेंट देखना है ना, जैसे हाँ। एक ग्रुप में 5 बच्चा है, हमें लग रहा है कि हर ग्रुप को 20-20 मिनट मिल जाएगा। 100 मिनट का असेसमेंट टाइम है, 20-20 मिनट हर ग्रुप को मिलेगा। नहीं 20 नहीं मिल रहा, 10 मिल रहा। 5 बच्चों के ग्रुप को 10 मिनट मिल रहे हैं। 10 मिनट दो मिनट एक मिनट तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे नॉलेज कंटेंट 5 बच्चे का हमको चेक करना है, हाँ। तो 1-1 मिनट हम हर बच्चे को दें, जो उसको टॉपिक मिला उस पर हर बच्चा अपना ओपिनियन रखे। एक 5 नहीं, उसमें फिर उसमें टाइम बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो 1-1 मिनट ऐसा घूमेगा, फिर दूसरे पे आएंगे। वो कलेक्टिव हम एसेस करेंगे। वो जो कुछ बोल रहा है ना, उसमें उसका नॉलेज भी आ रहा है, उसमें उसकी कम्युनिकेशन भी आ रही है, उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आ रही है। जब उसका टाइम है ना, हाँ लिसनिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, ये उसकी जब वो सुन रहा है दूसरे बच्चे को तब भी आ रही है। लेकिन जो उससे कंटेंट है, फॉर एग्जांपल उसका कंटेंट है, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल एनालिसिस है, तो ये टाइम मैनेजमेंट है, ये उसका बोलते समय ही आ रहा है। जो लास्ट की 2 स्किल है, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल और लिसनिंग स्किल, ये उसकी तब भी आ रही है जब वो नहीं भी बोल रहा है। लेकिन पहले की जो 4 स्किल है, वो स्किल उसकी तभी टेस्ट हो रही है जब वो बोल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। सर वहाँ पे आइडिया किल हो जाएगा ना जीडी का। हाँ। जीडी का आइडिया किल हो जाएगा। फिर वो रोटेशन में क्या होगा, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और फिर वो उसी पे फोकस करेगा। स्पीच की तरह हो वो फिर वो कलेक्टिव नहीं होगा, वो उसको कलेक्टिवली उस पे यानी समझ लो कि उसको 2 मिनट में हर उस बच्चे को अलग टॉपिक से सेपरेट अलॉट नहीं नहीं, होंगे। सर, वही- वो तो वही- कलेक्टिवली 10 मिनट हो गया। उसको 2 मिनट, यस कलेक्टिव कलेक्टिव 10 मिनट दे रहे हैं। उसमें कोई बच्चा माना 1 मिनट ही बोल गया, हाँ, ये ठीक है। अब गैप नहीं आना चाहिए उसमें। ये भी बोलना है कि अगर कहीं गैप आ गया, अनदर स्टूडेंट विल स्टार्ट स्पीकिंग। ये नहीं कि गैप आ रहा है उसमें और वो बोले हाँ भाई अब तुम बोलो, या टीचर बोले अब तुम बोलो। बोलना गैप उसमें कहीं नहीं देखना चाहिए। अगर कोई 1 मिनट बोलता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई 1.5 मिनट बोलता है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई 2.5 मिनट बोलता है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर 2.5 मिनट से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ही इज टेकिंग टाइम, शी इज टेकिंग टाइम। और अगर कोई कम बोलता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। किसी ने आधा मिनट ही बोला, उसका उतना ही है, तो हम तो मार्क उसको ऐसे कर रहे हैं ना। तो ग्रुप डिस्कशन में होता ही ऐसा है कि कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है। लेकिन जो नहीं बोलता है, जो नहीं पार्टिसिपेट करता है, वो डेफिनेटली उसको डाउन मार्क किया जाता है। और कोई एनी अदर? जैसे ग्रुप बनाने हैं हाँ। तो ये रोल नंबर जैसे नहीं, रैंडम ग्रुप रैंडम बनाओ। आप भी मुझे तो ले लो, आप भी पर्ची लेके बना दो। ग्रुप लेके कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बना लो ग्रुप, रैंडम बनाओ। अगर हमने रोल नंबर पे बनाया उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। और बच्चों को भी मुझे लगता है कि मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों को भी पहले बताओ मत कि आपका ये ग्रुप है, सीधे वहीं से रैंडमली बनाओ। यस दिस पढ़ा, पहले बच्चों को बता के वो क्या है, पहले अपनी एक वो बना लेंगे, स्ट्रेटजी बना लेंगे वो, ठीक है। तो वो भी नहीं बनाना, मतलब रैंडमली। ये एक्चुअली जैसे सिलेक्शन मोड में होता है, वहाँ पे भी तो ऐसे होता है। एकदम रियल सिचुएशन। यस, रियल सिचुएशन में हमको रियल टाइम करना है ये। और बच्चों को बोलना है कि नो नीड टू फियर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, आपको बोलना है। जैसे कि स्विमिंग करना, आपको जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, आपको बोलना है। तो उसको हमारा पर्पज ये है कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करें। वो कैसे स्टार्ट करता है, कैसे फिनिश करता है। और डेफिनेटली है ग्रुप डिस्कशन के जब आप नॉर्म देखेंगे, जो स्टार्टर होता है, लीड टेक करता है, उसको बेनिफिट मिलता है। जो कंक्लूड करता है उसको बेनिफिट मिलता है। जो टाइम बांटता है, यस नाउ यू हैव स्पोकन, लेट अस लिसन टू हिम, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट दैट, तो वो लीडरशिप कर रहा है, तो इसका मतलब उसको आप ज्यादा दोगे। तो ये स्किल थोड़ा आप बच्चों को बता सकते हो। प्लस होता है, WP होता है, तो अलग-अलग तरह के मोड है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको सब नोट डिस्कस करना। गाइडलाइंस एक न्यू फाइल क्रिएट करता है। फाइल को होता है वो हमारी पहले की फाइलों के चेंज नहीं करता, वो एक दूसरी फाइल में कागज से। मैं तनिषा की बात को पूरा अपोज करना चाहूँगा कि जो राइट मोड होता है वो तभी नई फाइल बनाता है जब जिस नाम से हमने फाइल उसमें पास किया वो फाइल प्रेजेंट ना हो। अगर वो फाइल प्रेजेंट है तो उसके सारे डेटा को इरेज कर देता है और जो हम उसमें पास करते हैं राइट करवाने के लिए वो उसमें राइट कर देता है। सिमिलरली एक और राइट लाइन्स होता है जो कि दोनों सेम ही होते हैं, पर जो राइट होता है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग लेता है और जो राइट लाइन्स होता है वो राइट करता है। ये तो हो गई हमारी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज की बात, बट CS हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करें कोविड की, तो जब कोविड भी आया था तो जो हमारी मतलब पेशेंट्स की जो भी न्यूज़ थी, जो भी उनका नंबर था, वो हमें कैसे पता चलता था, वो हमें टेक्नोलॉजी के मतलब फ़ोन से न्यूज़ देख के पता चलता था। तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। मैंने एक पिछले दिनों एक ऐड देखा था कि एक लड़की थी वो रात को बाहर की क्लास में थी, तो उसने अपनी जीपीएस लोकेशन पुलिस को दी ताकि वो उसे देखे कि उसका क्या ड्राइवर उसे कहाँ पर जा रहा है। He cannot build confidence in a way to express his or her idea.
the country. As we know, educated person respect their country and support their country for their participation through the in a democratic country. There are many opportunities have educated person. In our lesson, the last lesson we learned that national pride and responsibility for the language. As we learned, there is a responsibility for language. If they stand for their language, they can do anything. An educated person can stand for their language, for their nation also. जब भी एक कोई भी सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम बिजनेस कंसिडर करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स में होनी चाहिए. सिंगल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस कंसिडर नहीं करते. यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शन ही करते हैं. और बिजनेस के लिए हमारे पास काफ़ी सारी कैरेक्टर्स होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट तो इसमें हो रहा है, लेकिन इसको हम बिजनेस तभी कंसिडर करेंगे जब इसमें डेली बेसिस पे यूज करे और वो जो फर्नीचर खरीद रहा है वो उसको डेली बेसिस पे खरीदे और डेली बेसिस पे उसको सेल करे तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे. एक बिजनेस भी हम एक चीज़ को बिजनेस भी जब कंसिडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो भी सेलर है हमारा, वो उस चीज़ में डील कर रहा है, मतलब वो वही चीज़ बनाता है, उसी चीज़ को सेल करता है, तो बिजनेस जब कंसिडर करता जाता है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन करता है. बिजनेस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रेड बिजनेस, मैन्युफैक्चर बिजनेस. अगर ये इंसान जो है ये फर्नीचर इसने फर्नीचर कहीं से लाया और इसे बेच दिया और ये एक्टिविटी रोज तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर ये बना रहा है और बेच रहा है तो भी ये बिजनेस आता. लेकिन इसने बस एक बार खरीदा और एक बार बेच दिया, तो प्रॉफिट इन बिजनेस. Going to conduct the group discussion of class 12B. Now subject is economics. यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, the topic is let's print unlimited money with RBI's note printing machine and make everyone rich. Discuss it. तो आपका टॉपिक है कि भाई हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है आरबीआई के पास में, तो क्यों ना हम खूब सारे नोट छापते रहे और सबको अमीर बना के पैसा बांट के. तो इस चीज़ के ऊपर आपको डिस्कस करना है. योर व्यू पॉइंट ऑन दिस. Understood? Okay, so you have again same thing, 10 minutes. 8 minutes पे you get a indication. Your time starts now. जैसे कि हमारा टॉपिक है कि हम प्रिंट मशीन का यूज़ करके काफ़ी सारे पैसे छापते हैं. मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी है देश में, क्यों ना हम इतना सारा पैसा छापते हैं सारी गरीबी मिट जाए. अगर हमने ऐसा किया तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं. मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हो सकते हैं. जैसे कि बताया निशा ने कि अगर हमने बहुत सारे प्रिंट कर दिए नोट्स तो इस वजह से हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है हमारी बैंक में वो घट जाएगी. तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे. तो पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि जो पुअर लोग हैं वो रिच हो जाएंगे और उनके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी. और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब वो इतना सारा पैसा छाप देंगे तो मनी की जो वैल्यू होगी वो एकदम गिर जाएगी, जिससे कि मनी छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए हमें बैग भर के पूरा पैसे का बंडल लेके जाना पड़ेगा. इसलिए पैसे की ये नेगेटिव इफेक्ट है. इसमें बिल्कुल सही बोला, लेकिन ऐसा करना हो भी नहीं सकता जैसे आराम से, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे मनी वैल्यू कम होगी और अदर कंट्रीज में जो वैल्यू बढ़ेगी हमारी कंट्री की वो भी उससे गिरेगी. और जो पॉवर्टी लेवल है वो तो चलो बढ़िया है, लेकिन जो महंगाई होगी, जो महंगाई आएगी मार्केट में वो ज़्यादा होगी. लोगों को कोई भी छोटी छोटी चीज़ में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और फिर इतनी रखने की जगह भी कम पड़ सकती है लोगों के पास. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम एक्चुअल में प्रिंट कर भी सकते हैं या नहीं. तो जितना कहा जाता है कि जितना भी हमारे एक कंट्री पे गोल्ड रिजर्व है उतना ही हम नोट प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडिया तो पूरे इंटरनेशनली सब पे है कि हाँ चलो नोट प्रिंट कर लेते हैं कितना भी. बट इसका भाई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एक कंट्री पे. ये कैसे पड़ेगा? क्योंकि मान लो अगर हमने बहुत सारे नोट छाप लिए, ठीक है, तो सब पे ही उतने नोट होंगे, सब पे मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बताओ कि अगर मेरे घर पे 1 लाख रुपए महीना कोई कमा रहा है, अगर मेरे घर पे 10 लाख रुपए महीना कमाने लग गए तो हमारी ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी. उससे क्या होगा कि मार्केट में स्वागत है. आज हमने अभी जो ग्रुप का
उस सामूहिक चर्चा करिए। ये तीसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप को मिला है जो टॉपिक, उसका नाम है छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता। तो ये सभी बच्चे इस टॉपिक पर अपने विचार एक दूसरे से साझा करेंगे और हम यह देखेंगे कि कौन सा बच्चा या किस स्तर पर अपनी बातचीत को रखता है। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छात्रों के जीवन में अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर छात्र के जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। और जो अनुशासनहीनता है छात्र को उद्यत बनानी चाहिए और ये छात्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये उसके लिए भी भावना रखती है। और अनुशासन सिर्फ हमारे विद्यालय के लिए नहीं, हर जगह महत्वपूर्ण कार्य दिखाती है। जैसे कि हम जानते हैं हमें अनुशासन सिर्फ विद्यालय में दिखाना नहीं चाहिए कि हम बहुत अनुशासित हैं या हम हर कार्य को बहुत समय पर करते हैं या समय से खत्म कर देते हैं। अनुशासन हमें अपने हर जगह दिखाना चाहिए। जैसे कि हम घर में अनुशासन कैसे दिखा सकते हैं? अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने बिल्कुल सही तरीके से बात करना, उससे चीज़ों को बताना कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। हम समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न सोसाइटी। एंड यू आर गिवन 10 minutes Vidya. Each and everyone participation is must. Hello everyone, we are the member of Group 1 and today we are going to discuss on social media, impact of social media on modernization. So let's we discuss कि सोशल मीडिया का प्रभाव क्या पड़ रहा है। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से देश विदेश के लोग होते हैं आपस में कनेक्ट रहते हैं, फिर वो किसी भी मीडियम से, चाहे फेसबुक के जरिए, फिर इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, किसी भी मीडियम से। मैं पूरी एग्री करती हूँ हमारी बात से कि सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अच्छा है। इससे हम दूर दूर जितने भी मतलब बैठे हों देश में भी, तो हम अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। जो लोग पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं, जैसे नीट ऐसे होते हैं तो वो लोग पैसे देते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए हम क्लासेस को ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं, जिसका प्रभाव बहुत अच्छा है। आप लोगों का टॉपिक है मैथमेटिक्स एंड वोटिंग सिस्टम एंश्योरिंग देयर इलेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले बात है कि मैथमेटिक्स एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर हमारा मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। मैथमेटिक्स सिर्फ हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बस मैथमेटिक्स की नहीं है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर एक नॉलेज देता है कि हम और ज़्यादा वास्ट, और ज़्यादा ब्रॉडर, हम और ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा सोच पाए, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स आज के ज़माने में ऐसी है कि कोई भी शायद ही कोई ऐसी फील्ड होगी जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी। हर चीज़ प्रोग्रामिंग या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में मैथमेटिक्स है। तो आज का जैसे वोटिंग में है, वोटिंग में भी मैथमेटिक्स है, पर आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स इन वोटिंग सिस्टम एंश्योरिंग फेयर इलेक्शन। जैसे कि मेरे दोनों दोस्तों ने बताया कि मैथमेटिक्स आज के दौर में कैसा उभरता हुआ फील्ड है और उभर ही रहा है आज के दौर में क्या पहले से। तो आज हम इस पे हमारा जैसा टॉपिक है वोटिंग में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, कैसे वो फेयर इलेक्शन करा रही है। तो पहला रोल तो यही है कि अगर मैथमेटिक्स के बिना आप कैसे भी कोई स्टैटिकली डाटा को एनालाइज करेंगे, कैसे नंबर ऑफ वोट काउंट करेंगे, कितने लोगों ने, जितना भी आपको डाटा मिल रहा है कि इस एरिया में से 1000 में से 500 लोगों ने वोट दिया, तो आपको कैसे पता चल रहा है? मैथ की वजह से ही पता चल रहा है। तो ये हमें कैसा चांस देता है कि हम मतलब पर्टिकुलर कोई भी एरिया है हमारे पास, तो हम उस एरिया में कितने फीमेल वोटर्स हैं, कितने मेल वोटर्स हैं और कितनी वोटिंग हुई है, कितनी होनी चाहिए थी, कितनी हुई है, तो हमें उस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है। जी हाँ, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों में, और जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि फेयर इलेक्शन में कैसे यूज होता है। तो फेयर इलेक्शन की बात अगर हम स्टार्टिंग से करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स इसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है जैसे मतलब बिल्कुल हर कुछ में मैथमेटिक्स से ही ढकी हुई। लाइक आप अगर ये चूज करते हैं पहले कि मेरे को इलेक्शन करवाना कहाँ पे, तो कितने लोग आते हैं आपको उसकी पहले जांच करनी पड़ेगी, उस एरिया में कितने लोग हैं,
आप स्टैटिस्टिक्स से आंकड़ा लगाएंगे कि वहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोग वोट देते हैं, तो उसके लिए हमें कितनी बड़ी जगह चाहिए, एरिया चाहिए, कितना चाहिए। उसके बाद जब लोग आ जाएंगे तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की मदद से हमें ये करना पड़ेगा कि कितने रो, कितने कॉलम बनेंगे, जिसके हिसाब से लोगों को आसानी हो कि एक ही बार में मतलब कम टाइम लगे लोगों को और जल्दी जल्दी सब अपना वोट दे सकें। उसके बाद जब वोट दे देते हैं तब भी हमें रिजल्ट में मैथमेटिक्स कितनी ज़्यादा यूज होती है। आजकल मैथमेटिक्स में ऐसा मतलब मशीन में इतनी जल्दी हो जाता है सब कुछ। पहले अगर किया जाए बट पहले के सिस्टम में क्या होता था कि लोग गिनते रहते थे कि एक वोट इसको पड़े, एक वोट इसको। लेकिन आजकल क्या है कि मशीन की वजह से इतनी आसान कर दिया गया है, इसमें भी मैथमेटिक्स से मशीन बनाने में भी एल्गोरिथम का यूज हुआ है, बहुत कुछ है। तो इन सब की मदद से फेयर इलेक्शन को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जैसे कि भाई ने बताया कि फेयर इलेक्शन में मैथमेटिक्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैथमेटिक्स एक इस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि पहले क्या होता था एक ही बंदा 4-4 बार वोट दे के आ रहा है, पर अब मैथमेटिक्स के यूज से उसका हम डाटा एनालाइज करते हैं कि मतलब उसका एड्रेस क्या है, कौन से रो पे है, और उस पर उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। इसकी डिटेल आने की वजह से ये पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे ने वोट दे रखा है, ये नहीं कि वो अनफेयरली 2 बार 3 बार एक ही बंदे को वोट दे के आ रहा है। तो इस तरीके से भी एक मैथमेटिक्स बहुत मेजर फैक्टर प्ले कर रही है फेयर इलेक्शन कराने में। जैसा कि कुणाल ने बताया कि मैथमेटिक्स ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान एक से ज़्यादा बार वोट ना करे और वो भी सिर्फ एक ही बार वोट करे, जिसकी गिनती हमें मैथमेटिक्स में से ही पता चलती है। और ये सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं है, वोट के बाद जो हमें रिजल्ट हमें पता मैं 3 पी के बारे में कहना चाहूँगी। पोल्यूशन, प्लास्टिक, पर्यावरण। हमें 3 चीज़ों पे फोकस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अवेयरनेस। और प्लास्टिक जैसे कि हमने सुना है रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। हमें डे बाई डे प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसे कम करना है। अब एक बार में तो हम किसी भी चीज़ को बंद नहीं कर सकते, तो हमें डे बाई डे उसका जो यूज़ है ना उसे थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। और पर्यावरण, अब हमें हमारे एनवायरनमेंट में भी फोकस करना है कि पोल्यूशन सीरियसली एक बड़ा इशू बनता जा रहा है हमारे पर्यावरण के लिए और हमें प्रकृति को भी बचाना है। और इसके रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई है, जैसे कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और भी बहुत सारी कैंपेन। जैसे वाटर को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम लाए जाते हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब पोल्यूशन से बचाने के लिए। हमारा अगस्त मंथ का अभी स्टार्ट होने वाला है बेटा। सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है और टॉपिक जो ग्रुप फर्स्ट को जाता है, ग्रुप ए को हमारा जाता है बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज। प्लीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। Okay, so हम सबको पता है कि बैटरीज हमारी लाइफ में कितना वाइटल रोल प्ले करती है, दैट्स ऑब्वियस। बट बैटरीज भी कई टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज आर दोज जो एक के बाद यूज कर सकते हैं, वाइल सेकेंडरी बैटरीज आर दोज जिनको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं थ्रू चार्जिंग। तो जो प्राइमरी बैटरीज है वो टॉयज, लाइट्स, ऐसी चीज़ों में यूज होती है, और जो सेकेंडरी बैटरीज है वो हमारी कार्स वगैरह में यूज होती है। जैसे मेरे दोस्तों ने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी बैटरी जो है वो 1 टाइम यूजेबल होती है एंड तो सेकेंडरी बैटरी होती है वो चार्जेबल होती है। तो ज़्यादातर हम जो अब यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी बैटरी यूज़ करते हैं, जहाँ फोन में और रिमोट्स में भी अब ज़्यादातर चार्जेबल बैटरीज आती है, सेकेंडरी बैटरीज आती हैं। और आज इन दिस एरा वी आर इवॉल्विंग द बैटरीज ऑफ अवर लाइफ। जैसे पहले हमारी उसकी यूज़ होती थी लिथियम आयन की, अब हमारी सोडियम आयन की शुरू होने वाली यूज़ होगा। ऐसे ऐसे हमारी और आगे बढ़ गई है, जहाँ पे हम आगे जाके अगर आयरन बैटरी बन गई तो वो इज वेरी ग्रेटफुल फॉर अवर सोसाइटी। तो जैसे कि मेरे फ्रेंड सत्यम ने बताया, जो प्राइमरी बैटरीज है उनसे ज़्यादा यूजफुल हमारी सेकेंडरी बैटरीज होती है, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उससे ज़्यादा सर्वाइव करती है प्राइमरी बैटरी से कंपेयर। बैटरीज भी मतलब चार्जेबल भी होती है, नॉन डिस्चार्जेबल भी होती है। चार्जेबल जो हम चार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हमारे फोन्स में होती हैं। और नॉन डिस्चार्जेबल जो हम जैसे टॉर्च में होती थी पहले बैटरीज, तो वो हम यूज एंड थ्रो एक तरीके से हो गए, यूज एंड थ्रो, तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो नॉन डिस्चार्जेबल। जैसे कि इन लोगों ने बताया इंडिया जो है वो रीयूज रिसाइकल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो रीयूज रिसाइकल में सेकेंडरी बैटरियों में एक फैक्टर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी बैटरी की जगह। आज के टाइम पे इंडिया जो है ज़्यादातर सेकेंडरी बैटरी ही बना रहा है और उसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है रेदर देन प्राइमरी बैटरी, क्योंकि जो प्राइमरी बैटरी है वो एक तो 1 टाइम यूज़ है मेनली, तो इसका मेजर जो डिफ़ॉल्ट है यही है कि ये 1 टाइम यूज़ है।
जहाँ की सेकेंडरी बैटरी की बात करें हम उसे बहुत बार चार्ज कर करके और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। जैसा इसमें इन्होंने बताया कि हमारे जो यूज एंड थ्रो है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम मतलब हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। कुछ होते हैं वन टाइम में उसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, हमें ज़्यादा पॉल्यूशन और हम उस जो मटेरियल उसको आसानी से रिसाइकल भी करते हैं। तो आज आपका मैट हुआ, तो मैट इस बार हमारा थोड़ा डिफरेंट था, जीडी फॉर्म में था। तो बताओ मुझे कैसा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा किया आपने? यस सर। तो क्यों मज़ा आया होगा इसमें? आज लिखना कुछ नहीं था, क्वेश्चन कोई नहीं था, एक टॉपिक मिला, उसमें ग्रुप को डिस्कशन करना था, कैसे ये डिफरेंट था बताओ? सर मज़ा इसलिए आया क्योंकि ये ना मतलब अभी तक से सबसे यूनिक था। अच्छा। एक तरीके से इसमें बोलना था। अच्छा। और लाइक जैसे मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, फिर भी जो सुन के भी और जितना अच्छे से बोल पाए उसकी वजह से जो नंबर है बाकी से भी अच्छे मिल गए। मतलब ऐसा है कि आपका कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो वो ज़्यादा उसमें माने रखता है। तो जैसे ऑनरजा बोल रहे हैं इसको केमिस्ट्री में कुछ आता भी नहीं था, फिर भी इसका बढ़िया हो गया। ऐसा एग्जाम तो अपने आप में बहुत यूनिक है कि कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी बढ़िया हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ बताओ। टाइप से लाइक स्टडी से रिलेटेड थी बट थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे। तो जैसे एक टॉपिक जैसे बताना कौन सा? लाइक जैसे कि द रोल ऑफ डॉक्टर इन आवर लाइफ। अच्छा, रोल ऑफ डॉक्टर इन आवर लाइफ। द नॉलेज ऑफ लाइफ साइंस इन आवर हेल्दी लाइफ। अच्छा, तो इस तरीके के टॉपिक थे, तो आपने कैसे रिलेट किया? आप तो डॉक्टर हो नहीं इस तरीके से, और आपने ऐसे कभी फेस भी नहीं किए, कैसे क्या होगा आप बताओ? सर क्योंकि हम जिस फील्ड में उस डॉक्टर की पढ़ाई होती है तो हम समझते होंगे क्या वो करते होंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस वजह से। अच्छा, आपको वैसे भी मेडिसिन पढ़ना है, डॉक्टरी आपको करनी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे मतलब आपका जब ऑब्जर्वेशन हो रहा था तो किन किन बातों का ध्यान रख रहे थे आप कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, ऐसा करना है, ऐसा प्रेजेंट करना है? क्योंकि टॉपिक आपको पहले मालूम से नहीं था, ग्रुप आपको मालूम नहीं था कि ये मेरे ग्रुप में ये होगा ये होगा। तो कैसे आपने ग्रुप के यानी उसको कैसे बनाया रखा कि ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, बात चल रही है? तुम बताओ। सर जेस्चर्स के थ्रू, जैसे अगर आपके पास वर्ड्स खत्म हो रहे तो आप दूसरे की तरफ जेस्चर कर दोगे कि अब आप बोलो। ओके। तो वो पहले से ही रेडी रहता है। तो ग्रुप में आपने एक किस्म से अच्छा कोलैबोरेशन किया। Yes, sir. अच्छा, जब हम ऐसे ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल जब कंट्रीब्यूट करेगा तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर पूरा ग्रुप अच्छा कंट्रीब्यूट करता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। टीम वर्क है। सर बेसिकली क्या है ना, इसमें ना कोई रटने का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ। सामने वाले का सुना और उसके बाद जो माइंड में आ रहा है वो अचानक से बोला, ये मतलब सबसे अच्छा था कि आप पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, उसी वक्त हैंड टू हैंड जो आ रहा है। कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्टअप हुआ है। हमारे साथ शर्मा जी में, शर्मा जी आप आइए प्लीज। तो आपने इन बच्चों को कोई तैयारी कराई थी या बच्चे ऑटोनोमस आपने ऐसे ही इन्होंने तैयारी कर ली, कुछ बताया था आपने इनको? जैसे बच्चे अब कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इनका बिल्ट हुआ है। हाँ। नहीं, हम तो पहले दिन से ही कॉन्फिडेंट थे। अच्छा। क्योंकि हम इनसे इंटरेक्शन रोज होता है। ओके। तो हम जानते थे, लेकिन आज का जो ये एक फर्स्ट टाइम इनको एक्सपीरियंस था जीडी का, जो इनके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जैसे कि अभी बच्चों ने कहा एक टीम स्पिरिट, ठीक है, एक कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें इनके लिए नई थी जो बच्चों ने बहुत एंजॉय की, और बच्चों के साथ साथ हमने भी। क्योंकि जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट में एक्सटर्नल था, तो उस दौरान मैंने, क्योंकि मैं जैसे केमिस्ट्री मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो मैं केमिस्ट्री बच्चों से फैमिलियर नहीं था। पहली बार उनको सुनने का मुझे मौका मिला, पहली बार एक लाइफ लॉन्ग इमेज, क्योंकि शायद फिर दोबारा भी मैं उनके बीच में एज ए सब्जेक्ट टीचर ना जाऊं। ओके। तो लेकिन अच्छा, जब हमने 2 टीचर रखे थे, इंटरनल एक्सटर्नल, तो 2 टीचर अलग अलग एसेस आपको कर रहे थे, तो इससे आपको कुछ लग रहा था कि यार 2 टीचर हैं, 2 अलग अलग तरीके से एसेस करेंगे, मुझे कुछ विशेष चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ ऐसा था? आपने कुछ विशेष तैयारी की थी इसके लिए? सर बॉडी लैंग्वेज आपने किया, उसमें कंक्लूड कैसे करना है? अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये आपका, जैसे हमने ये मैट करवाया, जीडी फॉर्म में कराया, अब जैसे आप बड़े होंगे, आप जाएंगे, आपको मौके मिलेंगे, तो जीडी लगभग हर जगह होगा, प्राइवेट सेक्टर में तो होगा। तो जब वो आएगा कि आपका सेकंड लास्ट जो है, क्योंकि फाइनली एक आप CEO से या जो उनका फाइनल अथॉरिटी होती है उससे मिलते हैं, और उससे केवल 1-2 मिनट का मिलना होता है। जो सेकंड लास्ट होता है जीडी होता है। तो अब आपको जीडी से कुछ थोड़ा बहुत डर कम लगेगा ना? कम लगेगा ना? तो ये इसने आपके डर को थोड़ा सा कम किया, कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट अप किया, और आगे जाके बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। बेनिफिशियल होगा। वेरी गुड। तो ये आपने एंजॉय किया, इसको आगे भी कंटिन्यू करना है, हम आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे, और इस स्किल को, कम्युनिकेशन को आपको आगे और स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर हमारे अंदर बहुत अच्छी टैलेंट है और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्या फ़ायदा? तो कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन,
ठीक है, आजकल प्रेजेंटेशन का ज़माना है कि आपको जब तक आपने प्रेजेंट नहीं किया, एक कहावत सुनी होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब मोर जब यहाँ नाच के दिखाया तो हम बोले बहुत बढ़िया नाच रहा है, अब जंगल में कौन उसको अप्रिशिएट करने जाएगा। तो योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ द शोकेसिंग व्हाट यू नो, दैट हैज़ टू बी शोकेस and that has to be showcased in a proper manner, and group discussion is the best technique to showcase your personality, talent, connectedness, your general awareness, ये सारी चीज़। Okay, thank you. Now you go home and